राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। कहानी अब तक में वहीं माही वॉशरूम में जो भाग कर सीधी चेंजिंग रूम में आकर रुकी, उसकी सांसें इस समय बहुत तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें भी। तभी वो चेंज होकर आई और वो तभी माही की नज़र सामने मिरर पर गई। माही धीरे से कदम बढ़ाते हुए मिरर के पास गई। उसका चेहरा इस वक्त गुलाबी पड़ गया था। माही ने अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेहरे से ढक लिया क्योंकि मिरर में खुद को देखकर माही खुद ही शर्माने लगी। अब आगे कुछ देर बाद माही ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और रणवीर के वॉशरूम से बाहर आने से पहले वह रूम से बाहर निकल गई क्योंकि शर्म से उसका इतना बुरा हाल था कि अभी वो रणवीर को फेस नहीं करना चाहती थी। माही नीचे आई तो बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। माही नीचे हॉल में ग्लास साइड डोर के पास आकर खड़ी हुई और उसे स्लाइड कर थोड़ा सा आगे की तरफ गई। ये ग्लास डोर गार्डन में ही खुलता था। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली थे। खुशनुमा माहौल को देखकर माही के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और बारिश की हल्की हल्की बूंदों को अपने चेहरे पर फील करने लगी। वाकई में यहाँ के माहौल में एक अलग ही तरह का सुकून था। शहर की भीड़ भाड़ चौकन्ना से दूर इस सुकून को, शांतिनुमा जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं। ऐसा माहौल देखकर माही को अपने बचपन के दिनों की याद आ गई, जब वो ऐसे ही हिमाचल के पहाड़ों में बसे एक गांव में रहा करती थी। जब से माही मुंबई आई तब से वो अपने गांव नहीं गई थी, लेकिन आज माही को ऐसे लग रहा था जैसे वो वापस अपने गांव पहुंच गई हो। माही ने इस वक्त येलो कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। उसमें माही की फिगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने भीगे हुए बालों को कंधे पर से साइड आगे की तरफ किया हुआ था। ब्लाउज़ की बैक गला काफ़ी डीप था जिसमें उसकी डोरियों से बंधा हुआ था। उसको बैक साइड देखते हुए बहुत से ज़्यादा हॉट लग रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर रणवीर के हाथों का टच फील हुआ, जिसने बहुत ही सॉफ्टली माही की कमर को अपनी बाहों में भर लिया था। रणवीर का टच महसूस कर माही के फेस पर स्माइल बड़ी हो गई, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। रणवीर ने अपने चिन माही के कंधे पर टिकाते हुए कहा, क्यों भीग रही हो बारिश में? मना किया था ना? माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस खूबसूरत मौसम को देखते हुए कहा, मैं तो इस बारिश को और भी इतनी बूंदों को महसूस कर रही थी। सच में यहाँ बहुत सुकून है। माही की बात सुनकर रणवीर ने मुस्कुराते हुए माही के ईयर लोब पर किस किया और प्यार से उसे देखते हुए कहा, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि हम दोनों 2 दिन सुकून से यहाँ रह सकें, कोई भी हमें परेशान करने वाला ना हो। यह कहकर रणवीर ने झटके से माही को अपनी तरफ पलटा। माही ने रणवीर के सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पर उसके लिए हमें खाना भी खाना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। चलो कुछ खाने के लिए बना दो। रणवीर ने माही के कानों के पास खरगोशी भरी आवाज़ में कहा, खाने की ज़रूरत तुम्हें होगी, पर मुझे तो फ़िलहाल तुम्हारी ज़रूरत है। तुम हो ना मेरी भूख मिटाने के लिए। रणवीर के डबल मीनिंग बातें सुनकर माही ने उसे खुद से दूर धकेला और भागते हुए किचन की तरफ चली गई। लेकिन तभी वो रुकी और पलटकर रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, मैं अकेले खाना नहीं बनाऊंगी। तुमने कहा था ना तुम मेरी हेल्प करोगे, तो चलो किचन में और मेरी हेल्प कराओ। अब रणवीर ने तो ऐसे ही बोल दिया था। उसे क्या पता था उसकी बीवी सच में किचन में उसके हेल्प करवाएगी, लेकिन अब वो मना भी तो नहीं कर सकता था। उसने माही की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, जान करवाऊंगा हेल्प, चलो। रणवीर माही के पीछे पीछे किचन की तरफ चला गया। आदित्य गाड़ी ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। आदित्य ने अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को ऑन किया और ड्राइवर करते हुए बात करने लगा। बोला, क्या हुआ? सामने से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आदित्य के झटके से अपनी कार को ब्रेक लगा दिए। व्हाट? वो ऐसे क्यों कर रहा है? उसे रोको, सामने वाले आदमी ने कहा। बॉस, हमें उन्हें नहीं रोक सकते, आप ही उन्हें रोक सकते हैं। प्लीज़ आप जल्द से जल्द यहाँ आइए। आदित्य ने कहा, मैं बस आ रहा हूँ, और जल्दबाजी में गाड़ी स्टार्ट कर यू टर्न लिया और फुल स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ देर में उसकी गाड़ी एक पोर्ट पर बने खंडहर के पास आकर रुकी। आदित्य ने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आया और लगभग भागते हुए खंडहर के अंदर की तरफ चला गया। वहाँ करीब 8 से 10 आदमी खड़े थे और एक आदमी फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बंधे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है। वहीं उसके सामने ही राजवीर खड़ा था। उसने अपनी गन को उसके फोरहेड पर पॉइंट किया हुआ था।
इससे पहले कि आदित्य राजवीर को रोकता, राजवीर ने एक फायर किया और इसी के साथ वो घुटनों के बल बैठा हुआ आदमी बेजान होकर फर्श पर ही लुढ़क गया। आदित्य हैरानी से कभी फर्श पे पड़े उस आदमी को देखता था तो कभी राजवीर को। राजवीर के चेहरे पे खून के छींटे नजर आ रहे थे। आदित्य ने गुस्से से राजवीर की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये क्या किया तुमने राजवीर? जानते हो ना कितनी मुश्किल से ये आदमी पकड़ा गया था। इसी के जरिए हम ब्लैक स्टोन तक पहुंच सकते हैं और उस धीरेन्द्र शेखावत तक भी। राजवीर ने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा। वहां खड़े एक आदमी ने पानी की बोतल ली और उसे अपने चेहरे पर डालने लगा। आदित्य को इस वक्त राजवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर राजवीर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो राजवीर से कुछ बोलने का वेट कर रहा था। राजवीर ने पानी की खाली बोतल को साइड में फेंका और फिर एक आदमी ने उसके हाथ से में छोटा सा तौलिया पकड़ा दिया, जिसे राजवीर ने अपने चेहरे से साफ किया और उसे फेंक दिया। आदित्य की तरफ भड़क गया। आदित्य ने कहा, आगे कुछ बोलोगे भी? क्यों किया तुमने ये? राजवीर ने कहा, क्योंकि ज़रूरी था। मैं नहीं चाहता कि रणवीर धीरेन्द्र शेखावत या ब्लैक स्टोन तक पहुँचे। क्यों? ये सुनकर आदित्य ने हैरानी की सीमा ना रही। ये क्या कह रहे हो? तुम भला ऐसा क्यों चाहते हो? तुम जानते हो ना राजवीर की रणवीर कितने सालों से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब वो अपने माँ बाप के कातिल को अपने हाथों से ख़त्म करे। और वो ब्लैक स्टोन तो माही के पीछे पड़ा हुआ है ना। अगर हमने वक्त रहते उसे नहीं रोका तो कल को वो माही को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे किडनैप कर सकता है। राजवीर ने गहरी सांस ली और फिर अपने आदमी की तरफ देखकर उन्हें वहाँ से जाने का इशारा किया। राजवीर का इशारा मिलते एक एक कर सभी वहाँ से निकल गए। अब उस जगह पर सिर्फ आदित्य और राजवीर ही खड़े थे। राजवीर ने कहा, क्योंकि जो मैं जानता हूँ अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम भी वही करोगे आदित्य जो मैं कर रहा हूँ। रही बात उस धीरेन्द्र शेखावत और ब्लैक स्टोन को उसके किए की सज़ा देने की, तो वो मैं भी दे सकता हूँ, पर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं चाहता कि रणवीर को पता लगे। आदित्य ने अब इरिटेट होते हुए कहा, तुम पहले मत बुझाओ राजवीर, सच सच बताओ क्या हुआ है। राजवीर ने कहा, तो सुनो। धीरे धीरे कर राजवीर ने वो सब आदित्य को बता जो दादाजी ने राजवीर को बताया था। यह सुनकर तो आदित्य के जैसे सदमे में ही चला गया। कुछ पल के लिए तो उसके कदम भी लड़खड़ा गए। उसने शौक होते पूछा, क्या वाकई में ये सब सच है? राजवीर ने मजबूरी में अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, वाकई में ये सच है और बदकिस्मती है, हमें इस सच को छिपाना होगा, वरना तुम भी जानते हो कहीं माही को रणवीर के नफरत को ना झेलना पड़े। अभी अभी तो उन लोगों की ज़िंदगी शुरू हुई है। रणवीर ने अब जाकर अपने प्यार को महसूस किया है, वरना इतने सालों तक वो पत्थर की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा था। आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो। वैसे भी रणवीर का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खराब है। वह गुस्से में कब क्या कर जाए उसे पता ही नहीं चलता, कहीं वो माही को ही। राजवीर ने अपनी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, उसकी बात को काटते हुए कि ऐसा नहीं होगा। उससे पहले कि हम इस मामले को संभाल लेंगे और इसमें मुझे तुम्हारा साथ की ज़रूरत है। अभी वो दोनों बात कर ही रही थी तभी राजवीर का फ़ोन रिंग करने लगा। राजवीर ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और उस पर शो हो रहे अननोन नंबर की तरफ देखते हुए कहा, ये किसका कॉल है? आदित्य ने कहा, उठाओ तो पता चलेगा ना। राजवीर ने फ़ोन पिक किया तो उसके बोलने से पहले ही सामने से किसी ने हंसते हुए आवाज़ आई। राजवीर ने कहा, कौन हो तुम और मुझे कॉल क्यों किया? तभी सामने से उस आदमी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, भाई जिसे तुम इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हो, तुम लोगों का दुश्मन। राजवीर ने अपनी आंखें छोटी कर पूछा, ब्लैक स्टोन? तो सामने से ब्लैक स्टोन ने हंसते हुए कहा, वही, बड़ी जल्दी पहचान लिया मुझे। वैसे मेरा एक आदमी को मारकर तुम क्या सोच रहे हो कि सच रणवीर तक पहुंच नहीं पाएगा? दरअसल मैंने ही उसे भेजा था कि रणवीर तक किसी भी तरह से सच पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं खुद का चाहता था कि रणवीर को पता चले कि उसके माँ बाप को धीरज शेखावत ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। और जहाँ तक मुझे लग रहा है अधिराज रजावत ने तुम्हें सच तो पता ही दिया होगा कि आखिर मेरा और माही का रिश्ता क्या है। यह सुनकर राजवीर की पकड़ गुस्से से अपने फ़ोन पर कस गई और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, रणवीर तक सच तब तक पहुँचेगा ना ब्लैक स्टोन, जब मैं उस तक सच पहुँचने दूंगा। और रही बात तुम्हें अपने किए की सज़ा देने की, तो उसके लिए मैं भी काफ़ी हूँ। तभी सामने से ब्लैक स्टोन ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा,
मेरे एक आदमी को मारकर तुम क्या सोचते हो कि तुमने रणवीर तक सच पहुंचाने में रोक दिया? नहीं राजवीर, ये तो सिर्फ एक मोहरा था जिसे तुमने खत्म किया, बल्कि मेरा असली मोहरा तो कब का अपना काम कर चुका है। बस कुछ दिन और सच रणवीर के सामने होगा। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पे परेशानी वाले भाव आ गए। वो कुछ कहता उससे पहले ही ब्लैकस्टोन ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आदित्य ने राजवीर के चेहरे पर परेशानी वाले एक्सप्रेशन देखे तो पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल था? राजवीर ने कहा, उस ब्लैकस्टोन का। उसने कहा है कि वो किसी और जरिए से रणवीर तक सच पहुंचा कर रहेगा। इस आदमी को तो उसे गुमराह करने के लिए हमारे सामने भेजा था। ये सुनते तो अब आदित्य भी परेशान हो गया। उसने अपना माथा रब करते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। राजवीर ने पूछा, रणवीर कहाँ है? तो आदित्य ने कहा, वो और माही कुछ वक्त के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, वैकेशन पर। राजवीर ने कहा, ये अच्छा मौका है, हमें रणवीर की एब्सेंस में ही सब कुछ करना होगा और बेहतर होगा कि रणवीर के वापस लौटने से पहले हम इस ब्लैक स्टोन का काम तमाम कर दें और इसे रणवीर तक सच पहुंचने से पहले उसे रोक दें। रजावत पैलेस। अदिति अपने रूम के बालकनी के पास ग्लास स्लाइड डोर के पास खड़ी थी। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। बारिश तो दोपहर से ही शुरू हो गई थी और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी। अदिति ने आदित्य को भी कई बार कॉल किया, पर आदित्य ने कॉल पिक नहीं किया। उसे याद था कि आदित्य ने उसे शाम को रेडी होने के लिए कहा था, लेकिन अब रात के 8 बज गए आ गए, पर आदित्य का अभी तक कुछ पता नहीं था। वो आकर अपने बेड पर बैठ गई और अपने हाथों में पहनी हुई कांच की चूड़ियों को उतारते हुए बोली, जब बाहर लेके नहीं जाना था तो वादा ही क्यों किया? ये आदित्य बिना, वैसे ही आज का मौसम बहुत सुहाना है और अदिति का बहुत मन था कि वो आदित्य के साथ कहीं बाहर जाए, लेकिन अब उसका मूड खराब हो गया था। तभी एक मैसेज और नोटिफिकेशन उसके फ़ोन में आया। अदिति ने बेड पर पड़े हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा तो ये आदित्य का मैसेज था। अदिति ने जल्दी से नोटिफिकेशन ओपन किया, जिसमें आदित्य ने टाइप किया था, सॉरी जान, वो अर्जेंट काम आ गया है इसलिए मुझे जाना है पड़ा, हम फिर कभी बाहर चलेंगे। मैसेज देखकर अदिति के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। उसके भी फेस से बात टाइप कर दी, कोई बात नहीं आदित्य, आप काम कीजिए, हम फिर कभी चलेंगे, वैसे भी बहुत बारिश हो रही है। अदिति के मैसेज जाने की देर ही थी। वहाँ से हार्ट का इमोजी अदिति के पास आया, जिसे देखकर अदिति मुस्कुराए बिना ना रह सकी। उसने फ़ोन की स्क्रीन को ही किस करते हुए कहा, लव यू आदित्य। लेकिन अब उसकी हैरानी की सीमा ना रही जब कुछ ही देर बाद आदित्य का दोबारा मैसेज आया, लव यू टू जान। ये देखकर अदिति हैरानी से खुशी के मिले जुले भाव से बोली, इन कुछ दिनों में ही तो मुझे कितने अच्छे से समझने लगे हो। अदिति ने उस फ़ोन को अपने सीने से लगाया और ऐसे ही पीठ के बल बेड पर लेट गई। तभी निया रूम का डोर ओपन कर अंदर आई। जब उसने अदिति को खुद से मुस्कुराते देखा तो वो भी आकर अदिति के बगल में ही बेड पर लेटते बोली, क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा जा रही हो? अदिति ने फिर टेढ़ा करके निया की तरफ देखा और कहा, बस ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी माही से बात हुई क्या? निया अपना चेहरा अपनी हथेली पर टिकाते बोली, नहीं यार। तो अदिति ने कहा, अच्छा तुम कॉल करना भी मत, अभी वो अपने हस्बैंड के साथ है ना, तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। निया ने कुछ सोचते कहा, जब माही वापस लौटेगी ना तो मैं तो डिटेल में उसे पूछूंगी कि वहाँ क्या क्या हुआ। अदिति ने निया के कंधे पर टैप करते हुए कहा, बेशर्म लड़की, ये बातें कोई पूछने की होती हैं क्या? निया ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं होती, आखिर मुझे भी तो एक्सपीरियंस लेना है, मेरी भी तो कभी शादी होगी, तो मेरे काम आएंगी ना ये सारी बातें। पर तुम बड़ी चालाक निकली, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर अदिति थोड़ा शर्मा गई, फिर सीधे बैठते हुए कहा, बस बस बातें अब बंद करो, मैं अव्यान को लेकर आती हूँ, वो अपनी दादी के परेशान कर रहा होगा। ये कहकर अदिति जल्दी से वहाँ से चली गई। उसे पता था कि अगर वो वहाँ पर रुकी तो निया उसे पूछ कर परेशान कर देगी। निया ने पिल्लो को अपनी गोद में रखते हुए कहा, अदिति कितनी शर्माती है, पर माही वो तो सारी बातें मुझे बताएगी, आखिर हम दोनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाते ना। क्या आदित्य और रणवीर ब्लैक स्टोन तक पहुंच पाएंगे? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।